वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम डिप्रेशन की बात करें सो बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है या ये एक ऐसा फ्रेम आता है, फेज़ आता है किसी भी इंसान पर जिसमें वो बहुत ज़्यादा हॉलो फील कर रहा होता है। उसको लगता है कि उसके दिल पर एक बोझ है। और ऐसे जो लोग होते हैं जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो कई कई घंटों अकेले बैठे रोते रहते हैं। उनको दुनिया में कोई रौनक, अपनी ज़िंदगी में कोई रंग नज़र नहीं आ रहे होते और वो बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार होते हैं। एट टाइम्स जब सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो सो कोई भी इंसान जो है वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता है। ऑल्दो कि हिम्मत नहीं पैदा हो रही होती, लेकिन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है इस कंडीशन का कि ऐसे लोग जो हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इसकी सिवियरिटी का शिकार होते हैं, वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। सो हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से आजकल अगर हम देखें इंडिविजुअल्स हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन डिप्रेशन पर बात करना आज भी हमारे इस माशरे में टैबू समझा जाता है। अगर कोई इंसान साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हो तो तब ये समझा जाता है कि शायद ये पागल हो गया है और डिप्रेशन की जो अद्वियात हैं उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऑल्दो कि मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करती। अगर आपकी एक बीमारी है, कंडीशन है, सो वक्ती तौर पर आपको लाजमी तौर पर मेडिसिन का इस्तेमाल करके या अपनी काउंसलिंग करवा के चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मेडिसिन को टेपर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अक्सर जो डिप्रेशन का शिकार लोग हैं वो किसी डॉक्टर्स के पास भी अगर जाएं या किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, सो ये कहा जा रहा होता है कि दीन से दूरी जो है वो डिप्रेशन की वजह है, या तुम अपना दिल जो है वो दीन में लगाओ, नमाज़ पढ़ो, सब कुछ करो। सो मेरे ख्याल में इस तरह के मशवरे नहीं देने चाहिए। मेडिसिन्स बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी अपना थोड़ा सा रोल प्ले कर सकती है। लेकिन डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो मेडिसिन्स और काउंसलिंग के अलावा हर किस्म का मशवरा जो है ना वो आसपास के लोग दे रहे होते हैं। लेकिन डिप्रेशन का शिकार जो लोग हैं उनकी मदद कैसे की जाए, आप अपने प्यारों की मदद कैसे कर सकते हैं, इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त साइकोलॉजिस्ट अली अजमल शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच अली अजमल फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले हम डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, डिप्रेशन किसी भी इंसान को होता क्यों है? देखिए जी, डिप्रेशन होने की मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं। सबसे पहले तो कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं कि आम तौर पे देखा गया कि डिप्रेशन कुछ फैमिलीज़ में रन करता है। कुछ प्री नेटल फैक्टर यानी कि बर्थ से पहले, डिलीवरी से पहले कुछ ऐसी अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाएं तो उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन इसकी जो बड़ी वजह है डिप्रेशन होने की वो है हालात, वाक़यात, ट्रॉमास, जो लाइफ में हमें सख्तियाँ मिलती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, और उसके बाद फिर हमारा अपना रोल कि जैसे लाइफ है तो परेशानी, सख्ती वगैरह तो आम तौर पे चैलेंजेस आते रहेंगे। लेकिन जो आम तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनकी थिंकिंग मेल अडेप्टिव हो जाती है, और एक लंबे अरसे की स्ट्रेस के बाद, एक चैलेंजेस के बाद, लाइफ की सख्तियाँ, महरूमियाँ, और फिर जो उनका अपना सोच का रोल है, ये सारी चीज़ें मिल के किसी को डिप्रेशन में मुब्तला कर सकती हैं। तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर हैं, जैसे मैंने बताया जेनेटिकली प्रीनेटल फैक्टर तो हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो डिप्रेशन है ये हालात की वजह से होता है। ये ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कोई उल्टा सीधा खा लिया तो उससे पेट तो ख़राब हो सकता है, लेकिन उससे किसी को डिप्रेशन नहीं हो सकता। आपने पेट खराब की बात की, डिप्रेशन वाले जो लोग होते हैं उनका मैदा बहुत ख़राब रहता है। सबसे ज़्यादा मैदा आपका इफेक्ट होता है, आपकी स्किन पर एक्नी बनने लग जाती हैं, आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार होने लग जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेना जी बिल्कुल बिल्कुल, ना सिर्फ के फिजिकल बीमारियां जैसे कि जिस्मानी बीमारियां, बिल्कुल स्टमक अपसेट रहता है, कोई स्किन का मसला हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्रॉनिक जो डिसऑर्डर्स हैं, मिसाल के तौर पे डायबिटीज़ है या दिल का मसला है या कोई और भी बीमारियां, वो आम तौर पे देखा गया कि जिनको डिप्रेशन होता है वो उनको ज़्यादा होती हैं, क्योंकि डिप्रेशन में हम अपनी सेल्फ केयर नहीं करते, हम लाइफ को फेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे लोगों की देखा गया एक तो एज भी कम होती है क्योंकि अपना ख्याल नहीं रख पाते, और दूसरी बात उनको और भी मसले हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जहां तक आपने वजूहात की बात की तो एक वजह जो कि आपने खुद ही बता दी, ये आपने बड़ी रेलिवेंट बात की, इस पर मैं बात करना चाहूंगा कि आम तौर पे जब भी किसी को डिप्रेशन होता है तो इर्द गिर्द के लोग वो ऐसे लगता है कि उल्टे सीधे मशवरे देते हैं। बिल्कुल, कि जी आपको, जी जैसे अभी आपने कहा कि दीन से दूरी, या आपको सोचा ना करें या वहम ना किया करें। देखिए, इसमें इसकी कोई हकीकत नहीं है। आम तौर पे देखा गया कि जो डिप्रेशन है ये अक्रॉस दी
प्रोफेशन और मुख्तलिफ किस्म के लोगों को होता है, उनमें से किसी बहुत को सारे भी लोग हो सकता है, कोई भी किसी फेज से गुजर सकता है। लेकिन एक ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, अक्सर ऐसे होता है कि डिप्रेशन जो होता है कुछ लोगों को एक बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कोई 1 महीने रहा, 2 महीने रहा, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाती है। कुछ लोगों के साथ ये लाइफ लॉन्ग चलता है, और अगर वो मेडिसिन का इस्तेमाल कर भी रहे होते हैं लेकिन उसके बाद उन्होंने उसकी टेक केयर करनी होती है कि दोबारा अटैक ना हो, मेडिसिन ना आप छोड़ें, काउंसलिंग आप करवाते रहें, ट्रिगर्स जो हैं उसको अवॉइड करें। सो हम ये कैसे देख सकते हैं कि आपको डिप्रेशन जो है वो शॉर्ट टर्म है या ये भी आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा, आपने इसको मैनेज करना जी है? देखें, बिल्कुल डिप्रेशन की ना दरअसल मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म है। जिसके बारे में आप बात करेंगे वो सीजनल डिप्रेशन है, यानी कि कुछ किसी सीजन विंटर ब्लूज होते हैं, विंटर्स में लोगों को डिप्रेशन होने कुछ सीजन में हो गया, उसके बाद खुद ब खुद ठीक हो गया। हाँ। उसके बाद फिर डिप्रेशन की ना आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। उसमें माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है, फिर सीवियर डिप्रेशन है। सीवियर डिप्रेशन में जैसे भी आपने बात की कि सुसाइडल टेंडेंसीज वगैरह होती हैं। अच्छा, जो माइल्ड डिप्रेशन है ये तो आम तौर पे थेरेपी से बेहतर हो जाता है। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें, काउंसलिंग बेसिकली ये है कि आप वो एक काउंसलिंग होती है नॉर्मल लोगों की जिनको डिप्रेशन नहीं होता। अब जो डिप्रेशन का जिसको हो गया उस पर आपकी बातें नसीहतें असर नहीं करेंगी, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो है ही ख्यालात की, मूड की और फीलिंग की बीमारी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने जिस तरह से कहा ना कि आपकी बातें असर नहीं करेंगी, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, कोट करती हूँ या कहीं पर भी अगर कोई डिप्रेशन, बिकॉज आई हैव बीन अ विक्टिम टू दिस डिजीज़ माई सेल्फ, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस पर बहुत खुलकर बात करती हूँ और करनी चाहिए ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले कि ये फेस कभी भी किसी पर भी आ सकता है, ये कोई टैबू नहीं है। जो लोग आपको नसीहतें फसीहतें कर रहे होते हैं, जो आपको कहते हैं कि जी नमाज अदा करो, कुरान, ये चीज़ें हमारे वैसे ही लाइफस्टाइल का हिस्सा होनी चाहिए। डिप्रेशन का इससे कोई उस तरह से ताल्लुक़ नहीं। हाँ, आपको वक्ती तौर पर स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी सुकून देती है, लेकिन आपका दिल भी नमाज, कुरान, कोई तस्बीह पढ़ने को तभी करता है जब आपका अंदर से दिल मुतमईन हो। उस दिल को मुतमईन करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूरी है, उस दिल को मुतमईन करने के लिए काउंसलिंग ज़रूरी है। उससे आप चीज़ों को बेहतर करें, ऑटोमेटिकली आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी आ जाती है। जी बिल्कुल, इसमें रुखमा आपने बड़ी रेलिवेंट बात की। इसमें देखें, बात ये है कि अगर किसी को कोई दिल का मसला हो गया या किसी को कोई ब्रेन का मसला हो गया, कोई पेट का मसला हो गया, तो वो दवाई खाने से बहरहाल ठीक होगा ना। उसमें आप सिर्फ जो चीज़ें स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी से अगर बाईपास होना है दिल का, तो वो बाईपास ही होना है ना, उसके अलावा स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी से शायद वो बाईपास का इलाज नहीं मुमकिन। इसी तरह से जो डिप्रेशन है, हमें इसको समझना है कि इससे हमारे ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस होता है। अब जब तक वो केमिकल बैलेंस नहीं होगा, ये डिप्रेशन हमें रहेगा। आप कुछ भी कर लें, कोई भी नसीहतें कर लें, जितने मर्जी आप अपने लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज कर लें। अब बात यहाँ आती है कि जो माइल्ड डिप्रेशन है या मॉडरेट डिप्रेशन है, उसमें दो चीज़ें होती हैं कि बाज़ औक़ात लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते करते हमारी थिंकिंग मैल अडेप्टिव हो जाती है और वो सेल्फ डिफीटिंग हो जाती है। हम लाइफ ठीक तरह से नहीं गुजार सकते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि अगर तो किसी को मेजर या सीवियर डिप्रेशन है तो फौरी तौर पे मेडिकेशन पे जाना पड़ता है, ताकि वक्ती तौर पे उनके जो केमिकल इम्बैलेंस हैं वो कुछ स्टेबल हो सकें, वो दूसरा शख्स जो डिप्रेशन में है वो बात करने को, समझने के काबिल हो सके। उसके बाद फिर थेरेपी में ये देखा जाता है कि इनके कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मेल अडेप्टिव हो गए हैं, कौन सी इनकी ऐसी कॉग्निशन है या परसेप्शन है, या क्या इनको सेल्फ डिफीटिंग मसले चल रहे हैं कि जिसकी वजह से ये एक सर्कल में घूम रहे हैं, डिप्रेशन के सर्कल में। अच्छा, वो थेरेपी में उसको ठीक किया जाता है। अब ये दोनों चीजें मिलके किसी डिप्रेशन के पेशेंट का इलाज करती हैं। अब देखें, इसमें बिल्कुल आपने शुरू में बड़ी रेलिवेंट बात की कि अगर मेडिकेशन पे हम रहते हैं तो जिस वजह से, जिन थॉट्स की वजह से, जिन हालात की वजह से हमें डिप्रेशन हुआ, मेडिकेशन उन हालात को चेंज तो नहीं ना करेगी, वो तो हमारे केमिकल आपके अंदर सलाहियत पैदा करेगी। बिल्कुल, मेडिसिन आपके अंदर सलाहियत पैदा करेगी, आपका मूड ठीक रहेगा, आप मायूसी का शिकार नहीं होंगे, आप अपने अंदर जब बेहतरी फील करेंगे आप हालात का मुकाबला भी कर लेते हैं। और बिल्कुल ये इस तरह से। अच्छा, इसमें ना दूसरी बात है, ये सिर्फ मसला जो डिप्रेशन है ये कोई हमें एक इसको बीमारी नहीं समझना चाहिए, ये एक कंडीशन है। इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है, जैसे भी आपने स्टार्ट में बात की और मैं तो आपका बड़ा आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बड़ा आपने इट टेक करेज कि आपने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया कि आपने बताया कि आपको भी डिप्रेशन रहा है। आई डोंट माइंड इट, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, किसी को भी इसमें आप या बिल्कुल, जैसे पेट खराब हो सकता है, बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, तो डिप्रेशन भी हो सकता है, ये इंसानों को होता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कहते हैं नहीं मेडिसिन का इस्तेमाल ये तो तबाह कर देती हैं, ये तो ये होती हैं। आपने वो मेडिसिन सारी जिंदगी नहीं लेनी, वो फॉर टाइम बीइंग होती हैं, बाद में आप उनको टेपर ऑफ करके ख़त्म कर देते हैं।
آپ کو اگر کینسر ہے, آپ کو اگر ڈائبٹیز ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہے, آپ ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے کیا دوائیاں لیتے ہیں یا نہیں لیتے, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے نقصانات بھی ہوں گے لیکن ان کے فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہیں, وہ کم نقصان کی وجہ سے ہم اس دوائی کا استعمال کریں. اسی طرح ڈپریشن کی دوائی, اس کا فائدہ زیادہ ہے, نقصان شاید ایک دو ہوں, تو وہ نقصان آپ برداشت کر لیتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی یہ چیزیں آپ ایک دفعہ اپنے اندر بہتری فیل کریں, پھر ایک یس آپ ایک کی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے آپ اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں, آپ کا سوشل سرکل اچھا ہو, آپ اچھی خوراک کھائیں, وقت پر سوئیں, ساؤنڈ سلیپ آپ کی ہو, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہو, یہ چیزیں پھر مینیج ہو جاتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہیں. جی بالکل, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو دیکھیں کوئی بھی میڈیسن ہے, اگر کوئی فرض کریں کوئی پین کلر بھی ہے چھوٹا موٹا, تو obviously جب ایک چیز ہماری باڈی میں جائے گی تو کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گی. پین کلرز کے اتنے نقصانات ہیں تو کیا سر درد ہوتا ہے تو ہم پین کلر نہیں کھاتے؟ ایگزیکٹلی. تو بالکل یہ جو ڈپریشن کی بھی میڈیسن ہے وہ جب تب سجیسٹ کی جاتی ہیں, پرسکرائب کی جاتی ہیں جب لگے کہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر میڈیسن نہ لیں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, میڈیکیشن کے اگر تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتے بھی ہیں تو یہ آپ کو سوئسائڈ سے بچا سکتی ہے. اگر میڈیسن نہیں لیں گے, آپ کا ڈپریشن نہیں کنٹرول میں رہے گا, تو ظاہری بات ہے لوگ جو سوئسائڈ میں ان کا ایک رسک ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ڈپریشن کی میڈیسن اتنا کچھ بھی نہیں کرتی جتنا ڈپریشن آپ کو نارمل لائف میں خراب کرتا ہے. ڈپریشن ہے تو یقینی بات ہے آپ کے ریلیشن شپ بیکار ہیں, آپ اپنے ریلیشن شپ خراب کر لیں گے. پروفیشنل لائف جو ہے آپ کی وہ بہت ڈسٹرب ہوگی آپ کی. اس کے بعد سوشل لائف جو ہے وہ بڑی بری طرح سے ڈپریشن آپ کی متاثر کرے گا. اور تو اور ڈپریشن جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کسی شخص کو ڈپریشن ہے تو یہ لا علاج تو نہیں ہے, مرض بھی نہیں ہے, اس میں نہ چھپانے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو انکنٹرولڈ ڈپریشن ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ شخص کوئی خاص زندہ نہیں ہے, وہ اس کی سانس تو چل رہی ہے. آپ اپنے روزمرہ کے کام ہی ٹھیک سے نہیں کر رہے ہوتے, آپ کا کام میں دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا, اور آپ اتنی ہوپ لیسنس کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے آپ ہر ٹائم لیٹے رہیں, سوئے رہیں, یا تو آپ کو بھوک بہت لگتی ہے اور یا آپ کا کچھ بھی کھانے یا پھر نیند بہت آتی ہے یا بالکل بھی نہیں آتی. اس کے علاوہ پھر ہمیں جسم میں دردیں رہتی ہیں, انرجی اتنی لو ہوتی ہے کہ عام طور پہ پلیئر کی کوئی فیلنگ ہی نہیں آتی. باقی لوگ جو نارمل چیزوں میں ہنس رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن کا جس کو ہوتا ہے وہ بالکل آرام سے بیٹھا, اس کو کسی چیز میں پلیئر فیل نہیں ہو رہا. زندگی میں اس کے بالکل رنگ ہی ختم ہو گئے, ڈپریشن نے بالکل بلیک اینڈ وائٹ کر دیا. سوچوں کی وجہ سے ہوتا ہے, ایلوژنز میں آپ رہنا شروع کر دیتے ہیں. یا تو آپ ماضی کو سوچ کے بہت اپسیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یا آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں آگے کیا ہوگا, میرا کیا بنے گا, میری نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا, میرے ماں باپ چلے گئے تو کیا ہوگا, یہ رشتہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ ایلوژنز ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار ہانٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ڈپریشن کا شکار اگر کوئی انڈیویجول ہے, گھر والوں کو اس کی ٹیک کیئر کیسے کرنی ہے, آس پاس کے لوگ اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں پازیٹیو وے میں؟ جی بالکل, دیکھیں جی اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ڈپریشن کا ریئلائز کریں لوگ کہ یہ ایک مرض ہے. آپ ان کو ڈانٹے نہ. آپ عام طور پہ دیکھا گیا ڈپریشن کے پیشنٹ کو پیرنٹس ڈانٹتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا سوچ رہے ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے, وہ بیمار ہے. آپ سب سے پہلے ان لوگوں کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بیمار ہے, اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں گے ٹھیک ہو جائے گا. ایک تو یہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کو بھی ڈپریشن ہے وہ خود بھی اور ارد گرد والے بھی, ایک جو ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ ہے پاگل کا, انسین کا, اس کو یہ ڈپریشن کے پیشنٹ پہ لاگو نہیں ہوتا, کیونکہ تقریباً کوئی 150 سے زیادہ جو ذہنی و نفسیاتی امراض ہیں ان میں آگے ان کی کیٹیگریز ہیں, جیسے ڈپریشن کی مختلف ہے, تو یہ تقریباً کوئی 500-600 کے قریب بن جاتی ہیں. اس میں صرف 2 یا 3 ایسے مرض ہوں گے جس میں حالات ایسے پیشنٹ کے ہو جاتے ہیں کہ اس کے بال بکھرے ہیں, کپڑے پھٹے ہیں, صفائی کا خیال نہیں ہے, کہ جس کو ہم ٹپیکلی جیسے فلموں ڈراموں میں پاگل پورٹرے کرتے ہیں ویسا. ادروائز جتنے بھی نفسیاتی امراض ہیں, ڈپریشن ہو گیا, سٹریس ہو گیا, انگزائٹی ہو گیا, اس کا پاگل پن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دوسری بات تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا ڈپریشن کا, پاگل پن سے, انسینٹی سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. اب اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ ہو گیا تو اس کو خدارہ نصیحتیں کرنے کی بجائے, اس پہ پریشر ڈالنے کی بجائے آپ کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں, اور جلدی کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ڈپریشن میں دیر ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ڈپریشن, اور الٹے سیدھے برائے مہربانی مشورے مت دیں کہ یہ کر لیں اور یہ نہ کریں. obviously کیونکہ دیکھیں نا اس سے پھر اور مسئلہ خراب ہوتا ہے. مشورہ آپ یہ دیں کہ کسی اچھے سائیکائٹرسٹ کے پاس جاؤ, کسی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ, خود یہ ڈیوٹی جو ہے نا وہ مت سنبھالیں. اور دس از ویری مچ ایزی. اس میں کیا ہے دیکھیں نا جی, جیسے بخار ہے آپ کو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ جائیں, ٹریٹمنٹ کرائیں, ٹھیک ہو. کوئکلی بتاتے ہیں کنکلوژن کرنا کیا ہے, بس سم اپ کر دیں. جی سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ہم نے بہت زیادہ کرٹیسائز نہیں کرنا, یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے, ان میں
کیمیکل امبیلنس ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ان سے ذرا پیار سے پیش آئیں, ان کو فوری طور پہ کسی مارے نفسیات کے پاس اور فوری طور پہ ان کا علاج کریں, کیونکہ ڈپریشن کا ایک ایسا مرض ہے اگر تو فوری اس کو ہینڈل کر لیا جائے مائلڈ سٹیج پہ تو یہ بہت بہتر ہو جاتا ہے, علاج ایزی ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جاتا ہے اور بعض اوقات سویئر یا میجر ڈپریشن ہوتا ہے اور پتہ تب چلتا ہے جب سوئسائڈ ہی ہو چکی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو بڑھنے سے پہلے, اور کسی کے لیے بھی آپ ججمنٹل نہ ہو, اور اگر آپ دوائیوں کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں نا کہ ہم دوائیاں نہ کھائیں, تو پھر اس کے لیے آپ کی ایک اچھی فزیکل ایکٹیویٹی ہونا جس میں آپ کا پسینہ بہے, یہ بہت ضروری ہے. جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کے اندر جو ہارمونل امبیلنس ہے, کیمیکل امبیلنسز ہیں, ان کو ٹھیک کرتی ہے. سو یس, دوائی تو بہت ضروری ہے, لیکن اگر آپ دوائی نہیں استعمال کرنا چاہتے تو پھر آپ روزانہ اس طرح کا ورک آؤٹ کریں کہ آپ کے پسینے بہنا شروع ہو جائیں, تو پھر آپ کا جو کیمیکل امبیلنس ہے وہ ٹھیک ہو سکے. تھینک یو سو مچ علی اجمل فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز, ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو کل مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے جاتی عمرہ میں اجلاس طلب کیا. اس اجلاس کی خود صدارت کی جس میں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ نے شرکت کی. اس میں اگر ہم بات کریں شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز, اسحاق ڈار, ملک احمد خان, انوشے رحمان, سلمان شہباز, پرویز رشید, مریم اورنگزیب, خواجہ آصف اور دیگر پارٹی رہنما بھی اس میں موجود تھے. اس اجلاس کی اگر ہم اندرونی کہانی کی بات کریں تو مریم نواز شریف کو ایک اہم ٹاسک جو ہے وہ سونپا گیا ہے, اور آئندہ عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون اب کس طرح سے اپنی تیاری کر رہی ہے اور کیا معاملات ہیں, اور نواز شریف کی قیادت میں کیا جو مختلف گروپس تھے ان کو نواز شریف متحد اب کر پائیں گے یا نہیں. اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ابراہیم لکی موجود ہیں. ابراہیم صاحب, میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کل جو اجلاس ہوا, اجلاس کا ایجنڈا, کن کن امور پر بات چیت ہوئی, اور جو مریم نواز شریف کو اہم ٹاسک سونپا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے جو فون لائن پہ لیا. گزارش یہ ہے کہ کل کا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مشاورتی اجلاس تھا وہ 4 گھنٹے جو طویل مشاورتی اجلاس تھا, جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. آئندہ کے جو الیکشن جو پولیٹکس ہے اس کو جو ہے اینالائز کیا گیا کہ, اور ایک اسٹریٹجی بنائی گئی کہ کس طرح جو ہے وہ آئندہ کی انتخابی سیاست میں جو ہے وہ قدم رکھا جائے گا. کیونکہ میاں محمد نواز شریف کے واپس آنے پر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اسٹرینتھن ہوئی ہے, اس کا ورکر موبلائز ہے. تو لہٰذا اس وقت یہ آئیڈیل ایک ایٹماسفیئر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ فوری جو ہے وہ انتخاب میں جانا چاہتی ہے. ایک تو کل یہ طے ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کا مزید التوا نہیں چاہتے, اور ان کی کوشش ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کرے, شیڈول اناؤنس کرے, تاکہ جو ہے انتخابی عمل شروع ہو سکے. اس کے علاوہ جو دوسرا اہم جو ایشو ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آئندہ انتخابات میں کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی الائنس نہ کرنے کا فیصلہ کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سولو فلائٹ لڑے گی. تاہم مقامی سطح پر کسی بھی قسم کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہ بھی چند ایک سیٹوں پر ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون سولو فلائٹ جو ہے وہ لڑے گی. اس کے علاوہ جو ہے میاں محمد نواز شریف نے اس مشاورتی اجلاس میں فیصلہ کیا کہ وہ 10 نومبر کے بعد ملک بھر کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں, بالخصوص پی ڈی ایم کی میں شامل جو جماعتیں تھیں, ان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ رابطے جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے, تاکہ جو ایک کنسنسس بلڈ ہونا چاہیے آئندہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے, کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ اپ کیا جائے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان, تاکہ صاف شفاف انتخابات جو ہے اس کا خواب پورا ہو سکے. اور جو بھی اس ضمن میں منتخب حکومت ہو, عوام مینڈیٹ دے, اس کو تمام سیاسی جماعتیں ایکسیپٹ کریں, کیونکہ اس وقت جو ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال ہے وہ دگرگوں ہے. انٹرنیشنلی ہم آئسولیشن میں جو ہے وہ جا رہے ہیں. چائنا کے ساتھ ہمارے سی پیک کی وجہ سے جو ہے کافی مسائل جو ہے لاس حکومت کی وجہ سے ہوئے. تو اسی طرح جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا یہ ہے
है कि एक जो है जो भी हुकूमत आए, एक स्ट्रेंथन हुकूमत आए। इसके अलावा जो है कल ये अच्छा भी बात इब्राहिम हुई साहब, कि मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कल के अगर इजलास की बात करें तो कुछ सोर्सेस ये क्लेम कर रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ को एक अहम टास्क सौंपा गया है, जिसमें ये है कि पूरे मुल्क की अगर हम बात करें डिफरेंट सूबों में किन किन उम्मीदवारों को टिकट्स देने हैं और कौन मकबूलियत रखता है किस हल्के में, इसको देखा जा सके। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि मुख्तलिफ हल्कों में सर्वेस करवाए जाएंगे जहाँ से ये आइडिया लगाया जाएगा कि यहाँ पर फेवरेट उम्मीदवार कौन है। सो इस हवाले से आपके पास जो डिटेल्स हैं वो भी शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि नवाज ने जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल जब वो चीफ ऑर्गेनाइजर बनी थी, तो तभी से उन्होंने हर हल्के की एवेल्यूएशन जो है वो करानी शुरू की थी कि इस वक्त हमारे पॉपुलर कैंडिडेट्स कौन से हैं, हर हल्के में कितने उम्मीदवार हो सकते हैं और उनमें से नियरेस्ट कौन होगा जो जो आइंदा के जो इलेक्शन पॉलिटिक्स होगी उसको मीट कर सकेगा और उसको इंतखाबी सियासत में जो है वो लाया जाएगा। इस हवाले से मरियम नवाज की एक डिटेल एवेल्यूएशन हो चुकी हुई है। ताहम चूंकि अभी पार्लियामेंट में बोर्ड तश्कील होना है, दरखास्तें आनी है, एप्लीकेशन आनी है, तो उसके बाद ये फैसला होना है। लेकिन जो है मरियम नवाज का ये टास्क है कि बल्कि जब 21 अक्टूबर का जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था उसकी तैयारी थी, उससे कबल ही मरियम नवाज ने एक क्लियर मैसेज दे दिया था पार्टी रहनुमाओं को कि जो लोग अच्छी परफॉर्मेंस के हामिल होंगे उनको आगे लेकर जाएगा। क्योंकि माजी में ये देखा है कि कई रहनुमा जो है वो समझते कि हम जो है वन मैन शो है तो लिहाजा हमें टिकट मिल जाएगी। लेकिन मरियम नवाज ने इस दफा ये सारा जो एक पुराना एक माइंडसेट था उसको तब्दील और परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो एवेल्युएशन की और बकायदा केपीआई जो है वो उन्होंने जारी किए ताकि उन केपीआई के मुताबिक हर कैंडिडेट्स की, हर उम्मीदवार की जो है वो एवेल्युएशन हो और उसके बारे में वो रिपोर्ट एक तैयार कर रही हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दी जाएगी, ताकि ग्रास रूट पर जिन लोगों के रूट्स हैं पब्लिक में, अवाम में, कारकुनों में और वो हर दिल अजीज हैं और वो जीतने की पोजीशन में है तो उनको ही मैदान में लाया जाएगा। क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये इलेक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल है, तो लूज बॉल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत नहीं खेलना चाहती। तो इस हवाले से मरियम नवाज का ये टास्क है और वो इसमें काफी हद तक जो है वो कामयाब भी होंगी। आपने देखा होगा कि 21 अक्टूबर को जब मीनार पाकिस्तान जलसा हो रहा था तो उस वक्त आपको सवाए मरकजी लीडरशिप के वो आपको रूटीन के जो एमपी एमएनए ये ओहदेदार थे वो आपको स्टेज पर नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आए? कि इस दफा मरियम नवाज ने कहा था कि जो हमारे एमपी एमएनए जो साबिक हैं, सेनेटर्स हैं, जो ओहदेदारान हैं, वो अपने अपने हलकों के कारकुनों के साथ पंडाल में मौजूद होंगे ताकि उनका जो वर्कर है वो इंटैक्ट हो, वर्कर को पता हो कि हमारा जो एमपीएमएनए या फ्यूचर जो एमपीएमएनए का उम्मीदवार होगा वो हमारे साथ इंटैक्ट है। अच्छा, तो एक और चीज इब्राहिम साहब, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब के वापस आने से मुस्लिम लीग नून, देयर इज नो डाउट कि स्ट्रेंथन तो हुई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर भी धड़ाबंदी हमेशा से रही है। एक मरियम नवाज शरीफ का ग्रुप है, एक शहबाज शरीफ साहब का अगर हम देखें तो ख्वाजा साद रफीक और सैफ खोकर के बड़े इख्तलाफात हैं। पब्लिकली भी अगर हम देखें तो ये बात लोगों को भी मालूम है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मियां जावेद लतीफ़ और शहबाज शरीफ साहब के भी आपसी इख्तलाफात हमेशा रहे हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई और 21 अक्टूबर स्टेज पर मियां जावेद लतीफ़ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और शहबाज शरीफ साहब भी थे, वरना इससे पहले जो थे शहबाज शरीफ साहब उनसे इतनी कोई हमेशा से बड़ा एक कोल्ड किस्म का रिस्पॉन्स दिखाते रहे हैं। कल अगर हम देखें तो इजलास में मियां जावेद लतीफ़ भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी खुद मौजूद थे। सो व्हाट डू यू थिंक कि नवाज शरीफ जो हैं इन ग्रुप्स का खात्मा करके पूरी जमात को मुत्तहिद करने में कामयाब होंगे और ये इख्तलाफात थोड़े मिनिमाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे? देखिए, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर किसी भी किसी रहनुमा के साथ जो इख्तलाफात है, कोई आपस में डिस्प्यूट है तो वो तो बेमानी हो जाते हैं। जितने लोग आपने बताया कि सैफ कोकर और ख्वाजा साद रफीक, ये मैं इत्तेफाक से परसों शहबाज शरीफ से जो है मुलाकात के लिए गया हुआ था उनके घर, तो वहाँ पे ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद थे, सैफ कोकर भी मौजूद थे। वहाँ पे तो जो है शहबाज शरीफ से हम चारों बैठे हुए थे, बड़ी अच्छी वो गपशप लगा रहे थे। बाकी छोटे मोटे अगर कोई इख्तलाफात हैं
हैं, तो वो कोई इस नोयत के इख्तिलाफात नहीं है कि वो पार्टी को अफेक्ट कर सके। वो छोटे मोटे कोई हो सकते हैं, किसी ने किसी का काम नहीं किया, कुछ तरह की चीजें हैं, लेकिन कोई इस तरह के कुछ सीवियर अगर आप कहें कि कोई इख्तिलाफात हैं वो नहीं है। बाकी जहां तक मियां जावेद लतीफ की बात है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो फ्रंट लाइन जो लीडरशिप है उनमें वो फॉल करते हैं, और वो डे फर्स्ट से उनका जो दिल है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से है। ख्वाजा आसिफ लगा लें, आप एहसन इकबाल लगा लें, आप इसके अलावा राना तनवीर हुसैन लगा लें, आप या सादक लगा लें, ये नो डाउट बात ये है कि शहबाज शरीफ इतना अरसा रहे हैं यहाँ पर, उनकी अपनी एक टीम है जिनको वो समझते हैं कि ये मुझे अच्छा फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल एजेंडे को फरोग देते हैं, पार्टी लाइन को टो करते हैं और बिल्कुल परफॉर्मेंस देते हैं। और वो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो मियां नवाज शरीफ के ग्रुप में फॉल नहीं करते, या मियां नवाज शरीफ के जो ग्रुप में फॉल करता है वो मियां शहबाज शरीफ के ग्रुप में फॉल नहीं करता। लेकिन बहरहाल आपकी बात इस हद तक मैं तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है मुख्तलिफ लीडरशिप के करीब कुछ चंद लोग जरूर हैं, हमजा साहब के साथ कुछ चंद लोग वो मौजूद हैं जो हमें मरियम नवाज के साथ नजर नहीं आते, जो मरियम नवाज के साथ हमें दिखाई देते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ दिखाई नहीं देते। ये बिल्कुल ये छोटे मोटे चीजें, ये हर तरह की तमाम पार्टीज में ऐसा होता है। उसकी वजह यह है कि इट्स ए गेम ऑफ कंफर्टेबल लेवल, कि आप जहां जिस लीडरशिप के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप उनके साथ काम करने को आप एंजॉय करते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा इब्राहिम साहब, एक और चीज़ उसको भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि कल के इजलास में ये भी ऑब्वियसली ये अनाउंसमेंट हुई है कि जी नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ सूबों का दौरा करेंगे, इस हवाले से कोई स्केड्यूल सामने आया हो या सिर्फ अभी ये महज एक अनाउंसमेंट ही है? साथ ही साथ लास्ट पावर शो जो था, जो कि एक कंपैरेटिवली एक अच्छा शो था, वो सैफ खोकर साहब पे ठोकर पे जो मुस्लिम लीग नून ने किया, लेकिन उसके बाद एक राय ये भी थी कि शायद मुस्लिम लीग नून दोबारा से इतना अच्छा पावरफुल जलसा नहीं कर पाएगी मियां नवाज शरीफ की आमद से पहले। सो जलसे जो थे उनको पोस्टपोन किया गया। सो अब जो जलसे हैं उनके हवाले से कोई स्ट्रैटेजी तरतीब दी गई हो कि कब दोबारा से जलसों का आगाज़ किया जाएगा और उनको लीड कौन करेगा, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देख रहा होगा? ठीक है, इब्राहिम लकी साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, लेकिन इब्राहिम लकी साहब के भी मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी पे पार्टी जो है वो स्ट्रेंथन तो हुई है, और साथ ही साथ मरीम नवाज शरीफ को एक अहम टास्क सौंपा गया है कि वो देखें कि किस हलके में किस उम्मीदवार की मकबूलियत है और कौन वोट हासिल कर सकता है, जिसके बाद ऑब्वियसली टिकट्स जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि मुख्तलिफ हलकों में सर्वेस करवाए जाएंगे और उन सर्वेस की बुनियाद पर देखा जाएगा कि कौन से हलके में कौन सा उम्मीदवार पॉपुलर है।